वेलकम बैक। मॉर्निंग स्पॉट में एक बार फिर खुशामदीद। तो आज यौम तकबीर 28 मई को पूरी कौम मिली जोश जज्बे से मना रही है। यौम तकबीर कौमी खुद मुख्तारी, वक़ार और गैर मुतज़लज़ल अज़म की अलामत है। जब एक कौम मुत्तहिद हो, साइंसी बरतरी से भी लैस हो और अफवाज की हिफाजत भी उसके साथ हो, तो वो हर चैलेंज का सामना कर सकती है। इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हास। उनसे हम बात कर लेते हैं यौम तकबीर की अहमियत के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। जी, आज यौम तकबीर का दिन है और आज हम इसको जब मना रहे हैं तो साथ ही हमने जो पाक भारत की इस वक्त आपको पता है कि रिसेंट जो क्लैशेस हुए हैं, हमने जो भी सामना किया है उसमें हमने जो ताकत का मुजाहरा किया है उसकी वजह से दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। तो अब जो हम ये दिन मना रहे हैं तो वो एक नए जज्बे के साथ मना रहे हैं, क्योंकि हम हर साल तो ये दिन मनाते ही हैं, लेकिन इस दफ़ा जब मना रहे हैं तो और भी ज़्यादा हम खुश होकर मना रहे हैं, क्योंकि इस वक्त हम अपने दुश्मन मुल्क को बता सकते हैं कि हमारी जो सॉवरेनिटी है कोई इसको ब्रीच नहीं कर सकता। क्या कहेंगे आप इस पर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपके चैनल के तवज्जुह से तमाम कौम को यौम तकबीर मुबारक हो कि जिस दिन हमने 1998 में 28 मई 1998 को अपने दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया था, अपनी सॉवरेनिटी को, अपने दिफा को, अपनी सालमियत को जो है उसको इंश्योर किया था। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब ऑपरेशन बुनियादी मखसूस जो कि 10 मई को हमने सुबह पाकिस्तान ने भरपूर रिस्पॉन्स इंडिया के जनरेट किया था, तो उस सिलसिले के अंदर आज की जो 28 मई है इसके एक नई जो है एक नई खुशी का आलम है कि जिसमें पाकिस्तान की सालमियत को हमने दोबारा 10 मई को इंश्योर किया था, दुनिया के सामने डेमोन्स्ट्रेट किया था। बदकिस्मती से इसी को अगर आप दूसरे तनाजुर में देखें तो 10 मई को जब हमने उनके ऊपर जो रिस्पॉन्स जनरेट किया था उनकी इंडियंस के एग्रेशन के सिलसिले में, तो इंडिया ने अपने टेस्ट किए थे वो 11 मई को किए थे। तो 11 मई की सुबह जो इस महीने में आई थी वो इंडिया के लिए खासी शर्मिंदगी की बायस होगी कि जिस दिन उन्होंने अपने न्यूक्लियर डिवाइसेस को टेस्ट किया था उस दिन वो पाकिस्तान को सरेंडर पाकिस्तान को जो है उसके सामने जो डी एस्केलेट करने की रिक्वेस्टिंग करते फिर रहे थे उस वक्त। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की जो 28 मई है इस पे एक नई खुशी है, एक नई सरशारी है और इसने प्रूफ किया है कि पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तानी खुद मुख्तारी और दिफा एक मजबूत हाथों में, मजबूत सिस्टम के पास है और इंशाअल्लाह ताला कोई भी दुश्मन मुल्क पूरी दुनिया में पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं दे सकता, क्योंकि पाकिस्तान के पास मुकम्मल फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस जो है वो इंटैक्ट है और कोई भी दुश्मन जो है पाकिस्तान की तरफ जो है मैली आंख से नहीं देख पाएगा। बिल्कुल, आपने कहा कि पाकिस्तान की जो डेटरेंस पॉलिसी है वो फुली इंटैक्ट है, तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत की वजह जो अमन का जामिन है, तो इसकी वजह से आगे भी हम अमन देख रहे हैं या फिर दुश्मन अपने किसी ना किसी तरह अपने ऊंचे हथकंडे की वजह से जो है वो हमें अपनी जो एग्रेशन है उसका निशाना बनाता रहेगा? देखिए, पाकिस्तान की न्यूक्लियर डिटरेंस जो है, ये हमारे जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो बिल्कुल अमन के वास्ते हैं, हमारे कोई एग्रेसिव डिजाइन नहीं है। ये भी कहना कि ये मुस्लिम बम है जो कि एक वेस्टर्न एक नैरेटिव है वो भी गलत है। तो ये प्योरली हमारी अपनी हिफाजत के लिए एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ जो कि एक्सपेंशन के ऊपर बिलीव करता है, भारत के ऊपर बिलीव करता है, हिंदुत्व का उसमें मजीद तड़का लगा के उसमें मजीद एग्रेशन के कैंसर जो है वो लेकर आया गया। तो तमाम चीजों को सामने रखते हुए पाकिस्तान की न्यूक्लियर डिटरेंस खालिसतन अपने दिफा के लिए है। हमारी कोई रिविजनिस्ट पॉलिसीज नहीं है, ना ही अपने बॉर्डर्स के बाहर देखते हैं। हम लोग जो अपने सिर्फ एग्जिस्टेंस के लिए, जो कि इंडिया को कभी उसने माना नहीं था और हमें एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हमें रहती थी, उसके खिलाफ हमने ये दिफा का जो है वो वेपन टेक्नोलॉजी हासिल की थी। आइंदा आने वाले दिनों के अंदर आप इंडिया से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो न्यूक्लियर वॉर की तरफ या इंटरनेशनल बॉर्डर्स तो नहीं खोलेगा या उसके खिलाफ उस पर तो अपनी एग्रेशन नहीं कर सकेगा, क्योंकि हमारी फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस है। लेकिन ये जरूर है कि हमारे जो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड है जो कि इस पर डिक्लेयर्ड नहीं है और वो एम्बिगुअस है, लेकिन फिर भी वो शरारत करता है एक लिमिटेड वॉर की सूरत में कि जैसे उसने अब इस वक्त एक दहशतगर्दी का नैरेटिव बनाकर पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एरिया के अंदर मिसाइल्स अटैक किए थे, तो शायद इस तरह की हरकतें वो करे। लेकिन पाकिस्तान भरपूर जो रिस्पॉन्स जनरेट की है, ये जो ऑप्शन ऑफ लिमिटेड वॉर थी इंडिया के पास,
उसको भी कला जमा किया है। और जिस तरह का ऑपरेशन बनाने मरसूस के हमने रिस्पॉन्स जनरेट किए है, मैं नहीं समझता कि इंडिया मजीद अब कोई की एडवेंचर करने की हिम्मत करेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी सालमियत के सिलसिले में भरपूर रिस्पॉन्स जनरेट किया था। लेकिन चूंकि हमारा एक जो वास्ता एक ऐसे मकार दुश्मन से है, इससे आप कुछ भी तवक्को रख सकते हैं, तो लिहाजा हम वक्त तैयार हैं। अगर लिमिटेड वॉर की तरफ आता है तो कन्वेंशनली भी हम रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे, जो कि हमारा प्राइमरी जो है मिशन भी है। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर हमारी एग्जिस्टेंस को अगर थ्रेट हुई या हमारे कोई नुकसान के लेवल को ज्यादा बढ़ाया गया कि हमारा न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड करीब आया, तो फिर हमने इसको शबरात पे फोड़ने की तरह नहीं रखा हुआ, हम इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान इंतहाई जिम्मेदारी और अमल मसाजी से जो है न्यूक्लियर डिटेरेंस को इंटैक्ट रखता है, ताकि दुश्मन जो है वो एग्रेशन की तरफ ना आ सके। हमारा कोई इरादा नहीं है इसको इस्तेमाल करने का, लेकिन जब पाकिस्तान की सालमियत पे बात आएगी तो फिर हम चूकेंगे नहीं, क्योंकि हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन भी फर्स्ट यूज की है, और अगर जरूरत पड़ी तो कौम के दिफा के लिए करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि दो न्यूक्लियर वेपन स्टेट जब आपस में लड़ती हैं तो म्यूचुअल तबाही होती है, एक दूसरे की तबाही फिर न्यूक्लियर रिलेशन जोग्राफिया को नहीं देखती, वो फैलती है। तो मैं समझता हूँ इन तमाम तनाजुर के अंदर जो इंटरनेशनल पावर्स हैं उसको इंडिया को समझाना चाहिए, उनको लगाम देनी चाहिए, और उनकी जो एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन हैं उनको रोकना चाहिए, ताकि ना सिर्फ साउथ एशिया का अमन बहाल रहे बल्कि दुनिया का अमन भी बहाल रहे। बिल्कुल, क्योंकि रीजन में जो है वो अमन होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप ये बताएं कि 1998 से लेकर अब तक के पाकिस्तान ने मिज़ाइल और वॉर हेड्स में बहुत तरक्की की है, बहुत उसने अपनी आर्म्स एम्यूनिशन में इजाफा किया है, बहुत सारे जेट फाइटर्स में उसने तरक्की की है, और उसको चीन की भी हिमायत हासिल है। तो अपने दिफा को कितना हद तक हमने मजबूत कर लिया है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। कन्वेंशनली अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से स्ट्रॉन्ग थे। बांग्लादेश में सन 71 के अंदर जरूर बांग्लादेश अलग हुआ ईस्ट पाकिस्तान, लेकिन फिर उसके मुख्तलिफ वजूहात हैं। जोग्राफिया के लिहाज से दूर था, और फिर इंडियंस वहाँ पर मुक्ति बानी और सारा सिलसिला, हम सब उसको पूरी हिस्ट्री जानते हैं। लेकिन दिफा हमारा कन्वेंशनली भी उतना ही स्ट्रॉन्ग था जितना कि अब मजीद अब हो चुका है। लेकिन हम हथियारों की दौड़ के अंदर हम इसको अवॉइड करने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि हमारी इकॉनमी जो है उसकी उस तरह से मुतहम्मल नहीं हो सकती है। लेकिन हैविंग सेड दैट, हम अपने दिफा को जो गार्ड्स लोअर भी नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि पूरा ईस्टर्न बॉर्डर जो है वो हमारा एक हॉट रहता है, और अब पूरी गवर्नमेंट अफगानिस्तान को साथ मिलाकर वेस्टर्न बॉर्डर को भी हॉट करने की कोशिश की जाती है। लिहाजा चूंकि जैसे अमित साहब ने और इससे पहले DGSPR भी कह चुके हैं कि हम डे 1 से इंडियंस को पढ़ते हैं, सरकार पॉलिसीज डॉक्ट्रिन्स का मुताला करते हैं, तो हर तरीके से हमने अपने दिफा को जो है पॉलिसीज के हिसाब से, डॉक्ट्रिन्स के हिसाब से जो है वो मजबूत कर रखा है। अब उसको हासिल करने के लिए हमें हथियारों की जरूरत है, और हथियार जो है हम बगैर आर्म्स रेस में इन्वॉल्व हुए एक मुतनासिब रेशियो रखते हुए 1:5 का हम जरूर अपनी दिफाई सलाहियतें हैं उसको मेंटेन करने की कोशिश जारी रखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह चाहे वो एयरक्राफ्ट्स हों, चाहे वो सबमरीन्स हों, बहरी जहाज हों, वेपन्स हों, रॉकेट्स हों, मिसाइल्स हों, तो हमें मजबूरन इंडिया की बढ़ती हुई जो दिफाई उनके एग्रेसिव जो डिजाइन है उसको देखते हुए हमें मजबूरन जो है चीजें करनी पड़ती हैं। लेकिन इन तमाम चीजों के अंदर हम ये पाकिस्तान अफवाज और उसकी क़यादत इस बात को जरूर सामने रखती है कि हमारी इकॉनमी आर्म्स रेस के मुतहम्मिल नहीं हो सकती है। तो लिहाजा एक बैलेंस अप्रोच रखते हुए हम अपने दिफा को हम वक्त तैयार रखते हैं। जी, एक बैलेंस अप्रोच रखते हुए हम अपने दिफा को और आर्म रेस में इजाफा कर सकते हैं। लेकिन जो हमें खित्ते में जो हमें डर है वो हम कह सकते हैं कि खित्ते में इंडिया ही है जिसकी वजह से हमें जो है एक डेटरेंस पॉलिसी अपनी रखनी पड़ती है। लेकिन अगर हम आलमी ताकतों की बात करें तो और कौन सी कंट्रीज़ हैं जिसकी वजह से हमें अपनी डेटरेंस पॉलिसी को मज़ीद मजबूत करना होगा? जी बिल्कुल, डिटेरेंस हमारी फुल स्पेक्ट्रम डिटेरेंस है, और जो कि क्रेडिबल भी है ऑफ कोर्स, और हम मिनिमल नंबर ऑफ वॉरेट्स के साथ, मिनिमल नंबर ऑफ डिलीवरी सिस्टम्स कि जिसमें मिसाइल्स शामिल हैं, एयरक्राफ्ट शामिल हैं, हमने इसको मेंटेन रखना होता है। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इंडिया को एक खास फोकियत दी जाती है साउथ एशिया के अंदर दो वजूहात की वजह से। एक तो बहुत से चाइना है कि चाइना के काउंटर वेट करने के लिए वो इंडिया को मजबूत करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल रिलेशंस के हिसाब से एक रियल पॉलिटिक वर्ल्ड है कि जिसमें माइट इज जो है वो डोमिनेट रहती है।
तो लिहाजा इसको देखते हुए जियो स्ट्रेटेजिक जो आपकी पॉलिसीज हुआ करती थी, अब जियो इकोनॉमिक्स पॉलिसी से उसको जो है वो स्ट्रेंथन किया जा रहा है। जियो इकोनॉमिक्स का मतलब है कि इंडिया में चूंकि मंडियां खपत जो मसनूआत की जो वेस्टर्न इंडस्ट्रीज बनाती हैं खासी हैं, तो लिहाजा इकोनॉमिक इंटरेस्ट की वजह से भी वो इंडिया को फोकियत देते हैं। जबकि पाकिस्तान की जो माशी हालत है वो हम सबके सामने है कि हम स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं मुख्तलिफ वजूहात की वजह से। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए इंडिया जो है नेचुरली बिकम्स एक बेहतर चॉइस वीज़ा वी पाकिस्तान जो वेस्टर्न कंट्रीज के लिए हैं। लेकिन हम अपनी जो ट्रेनिंग है, जो हमारी अप्रोच है टुवर्ड्स द डिफेंस, और अब हमारी जो इकोनॉमी भी है जो वो पटरी के ऊपर चढ़ती हुई नजर आती है, SIFC का जो रोल है, गवर्नमेंट की जो संजीदगी है, इन सब चीज़ों को रखते हुए पाकिस्तान इकोनॉमिकली भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके दुनिया के लिए जो है वो रेलिवेंट होता बनता चला जा रहा है। लेकिन इट विल टेक सम टाइम, लेकिन हमें मायूस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमारी पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप जो है वो फोकस किए हुए हैं अपने बेहतर मुस्तकबिल की जानिब, कि जिसमें हमारी 65% यूथ जो है उनकी मुस्तकबिल को बेहतर बनाना, उसको रोशन बनाना मकसद है। लेकिन यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और फिर ये सोशल मीडिया और इस तरह की चीज़ें करके इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है उसको डैमेज करने की कोशिश की जाती रही है, अभी भी हो रही है। लेकिन ये सब इंटरनेशनल डिज़ाइंस हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी कौम इस कदर रेजिलियंट है, पुरज़म है और चीज़ों को अच्छा बुरे को अब समझती है, इसलिए अपने भलाई की खातिर वो अपनी क़यादत के साथ खड़ी होगी, अपने इदारों पर एतमाद जो है वो रखेगी ताकि हमारा मुस्तकबिल बेहतर हो सके। बिल्कुल, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर अहमद सईद मिनास, आप हमारे साथ मौजूद थे और आपने अपना तज्ज़िया पेश किया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव से 2 तरफ़ा मुलाकात हुई है। अच्छा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जैसा कि आपको पता है तुर्किया का दौरा किया और साथ में ईरान का भी दौरा किया और अब आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव से उन्होंने 2 तरफ़ा मुलाकात की है और दोनों रहनुमाओं ने सियासी, इक़्तिसादी, दिफ़ाई और सक़ाफ़ती ताउन पर इत्मीनान का इज़हार किया है और सरमायाकारी के ज़रिए स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मुश्तरका अज़म का इयादा किया है। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त जो दौरे पर हैं तो वो अपने जितने भी अलाइंसेस हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं और अपने जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उनको मज़ीद बेहतर कर रहे हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए, अपनी कौम के लिए और आगे अपने मज़ीद बेहतर ताल्लुकात के लिए। और जो दोनों रहनुमा हैं उन्होंने पॉलिटिकल फ्रंट हो, चाहे इकनॉमिक हो या दिफाई हो, हर मैदान में जो है वो आगे बढ़ने के लिए अज़म का इजहार किया है और सरमायाकारी के ज़रिए भी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मज़ीद बेहतर बनाने का अज़म ज़ाहिर किया है। वज़ीर आज़म ने पाक भारतीय कशीदगी के दौरान आज़रबाईजान की भरपूर हिमायत का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि हमने देखा कि पाक भारत कशीदगी के दौरान जो ममालिक हमारे साथ खड़े रहे उन्होंने हमारे अज़म में मज़ीद इजाफ़ा किया और आज़रबाईजान भी भरपूर हिमायत उन्होंने की, उसके लिए उन्होंने शुक्रिया अदा किया। और मुलाकात में फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, इसाक़ डार और अता तारड़ भी मौजूद थे। साथ ही आपको बताते चलें कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ आंधी और तूफ़ान और बारिश ने तबाही मचा दी है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त मौसम की जो सूरत हाल है वो मौसम के जो इस वक्त जहाँ तक कराची की बात की जाए तो यहाँ तो शदीद गर्मी है, लेकिन आज मैं आ रही थी तो मैंने देखा आज क्लाउडी वेदर था। लेकिन अगर मुल्क के दूसरे इलाकों की बात की जाए तो वहाँ पर बारिशें भी हो रही हैं, तेज़ आंधी और तूफ़ान भी आ रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है। ज़्यादातर जो नुकसान हो रहा है वो सोलर प्लेट्स के गिरने की वजह से हो रहा है और बिल बोर्ड्स गिरने की वजह से होता है, जिसकी वजह से 6 अफराद जान से भी गए हैं और मुतादिद ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं। और इस्लामाबाद में तेज़ हवाओं से मुतादिद दरख्त और बिल बोर्ड्स गिर गए हैं और गाड़ियों को भी शदीद नुकसान पहुँचा है। और मुजफ्फराबाद की बात की जाए तो वहाँ पर नदी नाले में पड़ने से मुतादिद घर तबाह हो गए हैं और दुकानों को नुकसान पहुँचा है। सवाबी में घर की छत गिरने से बच्चा चल बसा, जबकि दरख्त और बिजली के पोल भी ज़मीन पोस हो गए। हरिपुर की बात की जाए तो वहाँ पर भी तेज़ हवाओं से घर की दीवार गिरने से एक लड़का दम तोड़ गया, जबकि वहाँ पर जो मौजूद 2 अफराद थे वो ज़ख्मी हो गए। तो ये इंतहाई अनफॉर्चुनेट है, लेकिन नेचुरल कैलामिटी है, ज़ाहिर है इसमें हम हुकूमत को कुछ नहीं कह सकते कि कोई इमरजेंसी नाफिज क्यों नहीं की गई और पहले से क्यों नहीं कोई इंतज़ाम किया गया, क्योंकि ज़ाहिर है ये इस तरह की वाक़यात जब होते हैं, जब तेज़ बारिश या आंधी झक्कड़ चलते हैं तो इसमें इस तरह के नुकसान भी होते हैं।
तो इसमें सिर्फ हमें हिदायत दी जा सकती है हमारी तरफ से कि आप लोग अपनी तौर पे एहतियात करें, और घरों में जहाँ कहीं भी इस तरह के सोलर प्लेट्स मौजूद हों या फिर जिससे भी नुकसान का अंदेशा हो तो उससे एहतियात करें। और क्योंकि मौसम इस वक्त बदल रहा है, मानसून का मौसम आने वाला है, तो उसमें फिर मज़ीद भी बारिशें होने के इम्कानात हैं। और अभी क्योंकि कराची की अगर हम बात करें तो कराची में तो खैर बारिश का कोई दूर दूर तक इम्कान नहीं है। हाँ, क्लाउडी वेदर ज़रूर हो जाता है, लेकिन यहाँ पर अभी कोई इस तरह की पेशिंग कोई नहीं बताई गई है बारिश की। लेकिन उम्मीद है कि मौसम में कुछ बेहतरी हो, क्योंकि कुछ अरसे से हीट वेव जो चल रही थी उसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हीट स्ट्रोक्स के केसेस भी देखने में आए। लेकिन अब जो है मौसम में क़दरे बेहतरी आज महसूस की गई है, तो उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में मौसम मज़ीद अच्छे से अच्छा होता जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात की बात कर ली जाए तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को अनोखी पेशकश कर दी है। अच्छा, अमरीकी सदर जो हैं वो क्योंकि कभी ट्रेड की बात करते हैं, कभी जो है दूसरे ममालिक के दौरे कर रहे होते हैं और किसी न किसी मुल्क को प्रेशर में रखते हैं, और उन्होंने कहा है अब कनाडा से कि अगर कनाडा अमेरिका का हिस्सा बनने पर रजामंद हो जाए तो उसे जदीद मिसाइल और दिफाई सिस्टम, गोल्डन डोम और इस तरह की मुफ्त चीज़ों से फराहम किया जाएगा। ताहम अगर कनाडा अपनी खुद मुख्तार हैसियत बरकरार रखना चाहता है तो उसे इस निज़ाम का हिस्सा बनने के लिए 61 अरब डॉलर की भारी रकम अदा करना होगी। मेरे ख़्याल में जो जस्टिन ट्रूडो हैं वो अब डोनाल्ड ट्रंप से जो उनकी मुलाकात होगी उसमें उनका क्या मौक़िफ़ होगा ये देखना होगा, क्योंकि जो जस्टिन ट्रूडो हैं उनको हमने देखा है। अच्छा, जो कनाडा में अब मौजूदा क़यादत है तो वो जो है हमेशा से एक उन्होंने अपनी इनफरादी हैसियत, अपनी ख़ुद मुख्तार हैसियत को जो बरकरार रखना चाहा है, तो वही कनाडा में लोग भी देखना चाहते हैं, वहाँ की आवाम भी अमन चाहती है। वो मेरे ख़्याल में इस तरह की कोई हुकूमत का हिस्सा बनने पर रज़ामंद नहीं होंगे अगर कनाडा अमेरिका का, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने उनको कहा कि अगर कनाडा अमेरिका का हिस्सा बनने पर रज़ामंद हो जाए तो उसे जदीद मिसाइल और दिफाई सिस्टम इस तरह की चीज़ों से नवाजा जाएगा। तो मेरे ख़्याल में वहाँ के लोग भी अमन पसंद हैं और जो अब मौजूदा क़यादत है वो भी यही चाहेगी कि वो अपनी खुद मुख्तार हैसियत को बरकरार रखे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि वो यही चाहेंगे कि कनाडा जो है वो उनके आगे सर तस्लीम खम करे, तो देखना यह है कि अब कनाडा की हुकूमत क्या फ़ैसला करती है। आगे बढ़ें और बात करेंगे थैलेसीमिया के मर्ज़ में मुब्तला एक पाकिस्तानी बच्ची की, जिसका चीन में कामयाब इलाज हुआ है। थैलेसीमिया जैसे मोरसी मर्ज़ में मुब्तला पाकिस्तान की 4 साला बच्ची एल्सा ने चीन में जदीद तरीन जीन एडिटिंग थेरेपी के ज़रिए मुकम्मल इलाज के बाद नई ज़िंदगी का आगाज़ कर दिया है। अच्छा, ये जो थेरेपी है जीन एडिटिंग, तो ये थैलेसीमिया में एक थेरेपी इंट्रोड्यूस की है मेरे ख़्याल में चीन में, और उसके बाद उसमें थैलेसीमिया की बच्ची में अगर इसको इलाज के बाद उसमें नई ज़िंदगी, अगर नई उसको सेहत मिली है तो ये थेरेपी ज़रूर देखनी चाहिए। बच्ची को जनवरी 2024 में शंघाई के फौदान यूनिवर्सिटी चिल्ड्रन अस्पताल में दाखिल किया गया था, जहां वो इस इलाज से इस्तेफादा करने वाली पहली गैर मुल्की मरीज़ा बनी। एल्सा, जो मुसलसल खून की मुंतकली पर इन्हिसार करती थी, अब मुकम्मल सेहतियाब हो चुकी है और खून के कुदरती निज़ाम के साथ नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लौट चुकी है। अस्पताल इंतज़ामी के मुताबिक एल्सा समेत अब तक के 4 मरीज़ ये थेरेपी हासिल कर चुके हैं, जिनमें वो सबसे कम उम्र है। और इस कामयाबी पर अस्पताल में खुसूसी तकरीब का भी इनेकाद किया गया, जहां डॉक्टर्स, वालिदैन और अमले ने खुशी का इजहार किया। और एल्सा के वालिद मोहम्मद अदील के मुताबिक बच्ची ख़ानदान के 3 बेटियों में से दूसरी है, और चूँकि वो बड़ी बेटी है तो बिल्कुल सेहतमंद है, इसलिए वालिदैन ने शादी से कबल या हमल के दौरान जीनियाती टेस्ट नहीं कराए थे, जिसके बाद मुआयने में इंकशाफ हुआ कि दोनों वालिदैन थैलेसीमिया के खामोश कैरियर हैं। और ये देखना बहुत ज़रूरी होगा कि वालिदैन जो कि पहली थैलेसीमिया जिनके कोई कहते हैं ना रिलेटिव्स में वहाँ पर शादी नहीं करनी चाहिए तो थैलेसीमिया के पेशेंट हो, और दोनों ही अगर मेजर थे और उन्होंने फिर
अब औलाद से पहले कोई इस तरह का टेस्ट भी नहीं किया, तो जाहिर है वो बीमारी उनके बच्चों में भी आई। और 3 उनकी बेटियां हैं, जिनमें से एक का तो इलाज हो गया है। और माहिरीन सेहत का कहना है कि इस कामयाब तजुर्बे ने थैलेसीमिया के लाखों मरीज़ों के लिए उम्मीद की नई किरण रोशन कर दी है। और ये टेक्नोलॉजी बिलखुसूस मशरक़ वस्ता, जनूबी एशिया और अफ्रीका जैसे इलाकों में इस मर्ज़ से मुतासर अफराद के लिए एक गेम चेंजर बन सकती है। ये पेशरफ न सिर्फ मेडिकल साइंस में एक अहम संग मील है, बल्कि पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए भी एक खुश आइंद मौका फराहम करती है, क्योंकि वो मुस्तक़बिल में जीनियाती इलाज की तरफ संजीदगी से पेशकदमी कर सकेंगे। अब आपको बताएं कि इरादे मजबूत और नीयत साफ़ हो तो मंजिल आसान हो जाती है। हज की सआदत हासिल करने वाले लीबिया के आज़िम आमिर मेहदी के पुख्ता यकीन ने दुनिया को हैरान कर डाला। ये मैंने भी स्टोरी देखी और मैं वाकई इस चीज़ को देखकर हैरान रह गई कि यकीन इंसान की, यकीन की ताकत अगर और अल्लाह पे तवक्कल अगर इतना स्ट्रॉन्ग हो तो वाकई मिरेकल्स भी हो सकते हैं। ये दास्तान जो है सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है। और आमिरुल मेहदी एयरपोर्ट पर पहुंचे तो क्लियरेंस उनको नहीं मिली थी और इस दौरान जहाज़ ने उड़ान भर ली थी, जबकि आज़िम का कहना था कि ये जहाज़ मेरे बगैर नहीं जाएगा। मतलब उसका इतना स्ट्रॉन्ग अकीदा था इस चीज़ पर कि वाकई वो जहाज़ फिर किसी फ़नी ख़राबी के बायस 2 बार वापस एयरपोर्ट पर उसको उतरना पड़ा। यानी कि एक दफ़ा वो जहाज़ आया और फिर उसने बैठने की दरख्वास्त की, लेकिन जो है वो जहाज़ के जो पायलट थे उसने क्योंकि उसके वीज़ा में कोई ऐसा कोई पासपोर्ट में कोई प्रॉब्लम था जिसकी वजह से उसके नाम में कोई मसला था, जिसकी वजह से उसको क्लियरेंस नहीं मिल रही थी, तो उसको फिर जहाज़ से वापस उतार दिया। यानी एक दफ़ा जहाज़ पलटकर वापस आया भी था, लेकिन उसको फिर भी इजाज़त नहीं मिली और वो वापस जहाज़ चला गया। लेकिन उसका यकीन, उसका अज़म इतना पुख्ता था कि उसने कहा ये जहाज़ वापस आएगा। और पायलट ने आखिर में हार मानते हुए कहा कि जब तक आमिर नहीं जाएगा फ़्लाइट नहीं जाएगी। आमिरुल मेहदी ने एहराम पहने तस्वीर भी अपनी शेयर की और कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बैतुल्लाह पहुंच चुका हूं। तो ये अज़म और ये हिम्मत हमारे इस आजकल सोशल मीडिया के दौर में, क्योंकि हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर सकते हैं, तो ये हमने एक जीता जागता वाक़या देखा, अपनी ज़िंदगी में देखा। यकीनन हमने ये तो सुना था कि अल्लाह ताला जब हज के लिए अपने किसी बंदे को चुन लेता है तो उसको ज़रूर बैतुल्लाह की ज़ियारत कराता है और उसको वहाँ तक पहुँचा देता है। लेकिन ये नहीं देखा था कि अगर वाकई कोई हज जो है वो अगर बैतुल्लाह तक नहीं पहुँचाए तो किस तरह जहाज़ दफ़ा नहीं बल्कि 2 दफ़ा पलट कर वापस आया और उसको अपने साथ लेकर अल्लाह के घर पहुँचा। तो ये वाक़या वाकई मुझे इसको सुनकर गूज़ बम्स हुए और यकीनन आपको भी होंगे। और मज़ीद भी हम अपने प्रोग्राम में अब जो गेस्ट शामिल करेंगे उनसे आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।